इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा 8 क्लास का चैप्टर 8.2 देखने वाले हैं। तो आपको सभी को पता ही होगा यहाँ पे कितना क्वेश्चन हम लोग देखा था और यहाँ पे अब किस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। और जो भी प्लेलिस्ट है यहाँ पे बना हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। उसका नाम भी लिखा हुआ होगा और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, आप ज्वाइन है कि तो ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको PDF ईजिली मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खेत को 14 दिन में जोता जा सकता है, यदि नित्य 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाए तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य जोती गई भूमि का क्षेत्रफल, तो ऐसा पूछा है। इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो क्षेत्र का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा और खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य जोती गई भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि एक खेत है उसको 14 दिन में जोता जा सकता है, ठीक है। अपने को पता नहीं कितना उसका क्षेत्रफल है, लेकिन रोज जो है मतलब नित्य 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोता जाता है, यानी डेली 2 हेक्टेयर ज़्यादा जोता जाता है। तो पूरा काम जो है वो 10 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। यानी जितना भी उसका क्षेत्रफल होगा उसको अगर 14 दिन में जोता जाता है, टोटल जितना भी क्षेत्रफल होगा उसको 14 दिन में जोता जाता है, ठीक है। लेकिन 2 हेक्टेयर अगर ज़्यादा उसको जोतेगा उस खेत को तो वो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, ठीक, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य जोती गई भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग अगर उसको x मान लेंगे, ठीक है। अगर खेत का क्षेत्रफल अगर 1 हेक्टेयर है तो 14 दिन में अगर जोता जाता है तो एक दिन में कितना उसका क्षेत्रफल जोतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन में पहले जैसे कि यहाँ पे अगर 14 दिन में सपोज 28 हेक्टेयर जोता जाता है तो एक दिन में तो 14 से भागा देंगे तो भी जो निकलेगा एक दिन के लिए, तो 28 में 14 से भागा देंगे तो 14 दूनी 28 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 हेक्टेयर मान लिए उसको तो 14 दिन में अगर जोता जाता है, जैसे 1 हेक्टेयर तो अगर भूमि होगा तो 14 दिन में तो जोता सकते जितना भी होगा, और जितना होगा हम लोग उसी को x माने। तो एक दिन में कितना हो जाएगा x/14, ठीक है। इतना हेक्टेयर भूमि जोता जाता है, एक दिन में इतना होगा। और अगर 2 हेक्टेयर ज़्यादा जोता जाता है तो भूमि अधिक जोती जाती है तो पूरा काम 10 दिन में हो जाता है। तो मतलब कि 10 दिन में जो भी 1 हेक्टेयर भूमि है उसको जोता जाता है, कब, जब 2 दिन ज़्यादा जोता जाता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना जोता गया होगा, तो x में 10 से भागा देंगे तो ये जोता गया होगा, ठीक है। अब ये जो आया, जो भी आएगा ना, वो पहले वाला जितना भी एक दिन का आया होगा उससे तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 हेक्टेयर ज़्यादा जोत रहा है तो उससे 2 हेक्टेयर ये ज़्यादा होगा एक दिन का, ठीक है। जैसे कि नीचे हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे साफा ले लिया, जैसे कि सपोज 12 हेक्टेयर भूमि अपने पास, ठीक है। उसको हम लोग अगर 6 दिन में जोत देते हैं, ठीक है ना, 6 दिन में जोत देते हैं तो मतलब एक दिन का अगर निकालेंगे हम लोग तो 6 दूनी 12, एक दिन का निकालेंगे तो 12 में 6 से भागा देंगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पे 1 हेक्टेयर टोटल माना तो x/14 होगा, क्योंकि एक दिन का निकालेंगे, क्योंकि टोटल 14 दिन में अगर जोतते हैं तो टोटल भूमि हमारा 1 हेक्टेयर है तो x में 14 से भागा देंगे तो ही एक दिन का निकलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे निकल गया 2 हेक्टेयर, यानी एक दिन में 2 हेक्टेयर जोतते हैं तो डेली 2 हेक्टेयर जोतेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग उसको जैसे बोल दिया जाए कि 1 हेक्टेयर अगर डेली बढ़ाकर अगर जोतेंगे हम लोग तो वो 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब 4 दिन में ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 4 दिन में अगर जो भी है 12 हेक्टेयर वो 4 दिन में अगर ख़त्म हो जाता है तो एक दिन का कितना जोतेंगे, एक दिन में 12/4, मतलब एक दिन में 3 हेक्टेयर जोतेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी आएगा जब 4 दिन में जोतेंगे तो ये तो ज़्यादा आएगा आपका डेली, इससे ज़्यादा ही आएगा। और जितना हम लोग बढ़ाकर जोतेंगे डेली उतना ही ये ज़्यादा होगा एक दिन का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डेली 2 हेक्टेयर जोते थे तो यहाँ पे एक अगर हम बढ़ाकर जोतेंगे तो वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और डेली हम लोग 3 हेक्टेयर जोतेंगे तो इस दोनों का अंतर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। ये जो डेली आया उसमें से जैसे डेली 3 आया उसमें से 2 घटाएंगे तो वही अंतर है, यानी कि 1, यानी 1 हेक्टेयर डेली हम लोग इसमें ज़्यादा जोतते थे तो वो 4 दिन में हम लोग उसको जोत पाए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग सेम यहाँ पे सेंस ऊपर वाले में है
कि टोटल हम लोगों के यहाँ पे संकेत में भी दिया हुआ खेत का जो टोटली क्षेत्रफल उसको हम लोगों को 1 हेक्टेयर मानना है, ठीक है। तो अगर टोटली 1 हेक्टेयर मान लिए, ठीक है, माना क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है टोटल, तो 14 दिन में 1 हेक्टेयर खेत को जोता जाता है। चूँकि 14 दिन में 1 हेक्टेयर खेत को जोता जाता है, तो एक दिन में जोतने के लिए हम लोग 1 में 14 से भागा देंगे, ठीक है, तभी एक दिन का निकलेगा। जैसे कि हमने नीचे भी देखा, तो एक दिन में 1/14 हेक्टेयर जोता जाता है, ठीक है। पुनः अब अगर 2 हेक्टेयर वो ज़्यादा जोत रहा है, तो जैसे कि अगर वो कम 10 दिन में अगर 1 हेक्टेयर खेत जोत पा रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा जोत पा रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा खेत को अगर जोताई होगा तो वो कम समय में खत्म होगा। तो चूँकि 10 दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोता है, तो इसीलिए एक दिन निकालने के लिए 10 से भागा देंगे इसमें, तो इतना हेक्टेयर खेत जोतेगा या फिर जोतेगा, ठीक है, यहाँ पे कर दीजिएगा जोतेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न से देखेंगे, तो जैसे कि ये 1 दिन का आया और ये भी आपका 1 दिन का आया, ठीक है ना। तो दोनों 1 दिन का आया, तो ये जो भी दिन आया होगा, जैसे कि हमने नीचे भी देखकर समझा, तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे 1/14 से ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, तो जितना वो रोज़ नित्य दिन जितना डेली वो अधिक जोतता होगा ना, वही तो ज़्यादा होगा। क्योंकि एक दिन में अगर एक ही दिन का है ये दोनों, 2 हेक्टेयर वो डेली जोतता है ज़्यादा, ठीक है ना, नित्य। तो यहाँ पे बोला नित्य, यदि नित्य 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाए तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त होता है। यानी 2 हेक्टेयर डेली जोतता है, तो इससे वो ये जो है वो 2 ही हेक्टेयर ज़्यादा होगा, ठीक है। एक दिन में इतना जोतता है, तो ये 2 हेक्टेयर ज़्यादा होगा, तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, इक्वल में 2 आएगा, क्योंकि ये 2 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन बनेगा और इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो प्रश्न से देखिए, यहाँ पे सबसे कम आपका ये होगा ना, और सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि 2 हेक्टेयर ज़्यादा जोत रहा है, तो ये 2 ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब 1/14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 हेक्टेयर। तो यहाँ पे 10/14 का एलसीएम लेंगे तो आपका 70 आ जाएगा। 10/14 का एलसीएम अगर नहीं आता लेने, तो आपका देखिए 2 से लगेगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 7 35 दूनी 70 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 10 7 70, तो 7 गुना x 7x आएगा, 14 5 70, 5 गुना x 5x आया, और 7x में से 5x घटेगा तो ऊपर तो 2x बचेगा ही, और यहाँ पे 70 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में हो गया, ठीक है, इंटू में हो गया। तो 2 इधर इंटू में है ना, 2x बचा, तो ये आएगा डिवाइड में, 2 से 2 खत्म, यानी 70 हेक्टेयर आपका आंसर हो जाएगा। ये तो टोटली क्षेत्रफल हो गया। आपसे बोल रहा है डेली मतलब खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य जोती गई भूमि का क्षेत्रफल। तो नित्य जोती गई भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा, तो टोटली हमारा कितना क्षेत्रफल था, 70। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हमने वो नहीं लिखा, लिख लीजिएगा अतः करके, अतः नित्य जोती गई क्षेत्रफल बराबर टोटल आपका 70 है। तो नित्य जोती गई 14 दिन में मतलब कि 70, टोटल खेत जितना भी है तो टोटल 70 है, तो इसको 14 दिन में जोता जा रहा है, ठीक है। तो एक दिन यानी नित्य, तो नित्य का मतलब जो डेली बेस में, ठीक है। तो 14 दिन में 70, तो एक दिन का अगर मतलब नित्य का निकालेंगे तो 70 से हम लोग 70 में 14 से भागा देंगे, 14 5 70, यानी 5 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर आपका हो गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं के अनुपात दिया हुआ, ठीक है। हम लोग अनुपात का मतलब पहले पीछे जो भी क्वेश्चन था अनुपात वाले बता चुके हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले अनुपात को हम लोग देख लेते हैं। अगर बालक का जो भी अनुपात है और बालिकाओं का जो भी अनुपात है वो दिया हुआ 7/5, मतलब ये पहले बड़ा रूप रहा होगा, इसको हम लोग काट छाट करके ये जो भी ऊपर है और ये जो भी नीचे छोटा रूप है 7/5, तो इसमें कुछ गुणांक रहा होगा। जैसे अगर हम 8 यहाँ पे 12 ले लिए तो इसका हो गया यहाँ पे 2 चौक 8 और 3 चौक 12, तो 2/3 जो आया ये इसका छोटा रूप है, 8/12 का छोटा रूप है, तो इसी को हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे 2:3। तो इसका कुछ गुणांक है, जैसे कि 2 में कितना हम लोग गुना करेंगे तो 8 आएगा, तो 4, यानी ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे तो फिर से ये वापस उसी रूप में हो जाएगा। यानी इसमें 4 गुणांक है, ठीक है, अनुपात में गुणांक है जो पहले था, ठीक है। तो ये 4 अगर गुना कर देंगे तो पहले वाले हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये पहले वाला कितना था, चूँकि हमारा यहाँ पे अनुपात ही दिया हुआ है, तो पहले वाला गुणांक जो था ना उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना अनुपातिक गुणांक x, तो मतलब 7/5 है, तो यहाँ पे x अगर हम गुणांक मान लिए तो ये x से गुना हो जाएगा ना, तो 7x और 5x हो जाएगा। और x का वैल्यू सिर्फ निकालना होगा,
यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ठीक है। अभी तो फाइनली हम लोग जब गुणांक माने तो बालक की जो संख्या होगा, क्योंकि बालक का अनुपात ये होगा और बालिकाओं का अनुपात ये होगा 5, तो बालक की संख्या 7x हो जाएगा चूंकि गुणांक x माने, और बालिकाओं की संख्या 5x हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न से बोल रहा है आपका क्या कि जो आपका ये बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी जो बालक का संख्या कितना है 7x है, तो 7x जो है ना वो 5x से 8 अधिक है। तो 8 हम लोग इसमें जोड़ते हैं, ये भी बताए थे कि 8 किस में जोड़ेंगे, तो जैसे कि ये अधिक है ना, यहाँ पे 7x अधिक है, अर्थात ये बालक है, बालिकाओं से 8 अधिक है, तो ये 7x अधिक है, तो अधिक है तो अधिक में थोड़े जोड़ेंगे, कम में अगर जोड़ेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम बोले कि 8 जो है, ठीक है, इसको हटा देते, 8 जो है 6 से 2 अधिक है, 8 जो है ना, अब इक्वल करना होगा तो हम लोग किस में जोड़ेंगे, 8 में थोड़ी जोड़ेंगे, 8 तो अधिक है ही दो, तो इसमें ना 6 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तभी इक्वल होगा। तो 8 अगर 6 से 2 अधिक है, जैसे कि यहाँ पे 7x जो है 5x से 8 अधिक है, अर्थात बालक जो है बालिकाओं से 8 अधिक है, तो बालिकाओं में 8 जोड़ेंगे तभी इधर वाला इक्वल होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 8 अगर 6 से 2 अधिक है, तो इसमें थोड़े ना हम 8 में 2 नहीं जोड़ेंगे, बल्कि 6 में 2 जोड़ेंगे तभी इक्वल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बना। अब लोग यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 5x हुआ, 7x में से 5x गया, 2x इधर तो 8 बचा ही, 2 इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर 4 हो गया। और कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो कुल विद्यार्थी यानी जो बालक था वो 7x था और बालिकाएँ जो था वो 5x था, ऊपर हमने माना। कुल विद्यार्थी मतलब जो भी लड़का लड़के उसको ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, x की जगह पे 4 निकला तो ये 7 28 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5 20 हो जाएगा, दोनों मिलाकर 48 हो जाएंगे, तो आपका 48 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में 243 रुपये को 3 ऐसे भागों में बांटे कि पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का चौथाई परस्पर बराबर, मतलब जो 243 रुपया जो है उसको 3 ऐसे भागों में बांटना है कि पहला भाग जो भी बटेगा ना, जितना रुपया भी होगा पहला भाग में, उसका अगर आधा करेंगे, और जो दूसरा भाग होगा जो भी रुपया होगा दूसरा भाग में, उसका दूसरे भाग का 1/3 मतलब 3 से भागा, और जो अगला होगा जो भी रुपया तीसरा भाग होगा ना उसका चौथाई भाग, तीनों परस्पर मतलब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपका बोल रहा है और इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग मान लेंगे, क्योंकि चूंकि 3 भाग में बट रहा है तो 3 भाग तो अलग अलग होंगे तीनों भाग, तो तीनों भाग एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे, एक को z मानेंगे, ठीक है। जैसे कि 243 रुपया है ना, उसको 3 भाग में बांटेगा तो एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे, एक को z मानेंगे, ठीक है। अब इसका आधा बोला, इसमें 2 से भागा इसका तिहाई, 3 से भागा इसका चौथाई, तो 4 से भागा, ठीक है। और सभी आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ पे माना पहला भाग x, दूसरा भाग y तथा तीसरा भाग जो होगा वो z है, तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे प्रश्न से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वरना फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि x/2, क्योंकि आधा बोल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न से लिख ही दीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रश्न से लिख देंगे, तो प्रश्न से लिख देंगे x/2, क्योंकि बोला पहला भाग, तो पहला भाग का आधा, आधा मतलब 2 से भागा, ठीक है, यानी x का आधा, तो इसी प्रकार से होगा ना, 1/1 से गुना होगा तो 2 नीचे रहेगा। फिर y का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 मतलब दूसरा भाग y है, तो y का 1/3, एक से गुना होगा तो उतना ही रहेगा, y/3। फिर चौथे भाग का अर्थात z का, सॉरी तीसरा भाग ना, तो तीसरा भाग का 1/4, तो तीसरा भाग z है उसका 1/4, तो इतना ही आएगा z/4। तो ये जो है आपस में परस्पर इक्वल है। हमने यहाँ पे सभी को, इन सभी को के मान लिया, ठीक है, बराबर के मान लिया, ठीक है। ऐसे ही माना, मैथ बनाने में इजी होगा, इसलिए हमने इसको के माना ताकि आसानी से x/z का वैल्यू निकल जाए। इसको और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, बट हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं था, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे के माना, ठीक है। अब के माना तो ये के का बराबर है, ये भी के का बराबर है, और z/4 भी के बराबर है। तो अभी सबसे पहले हम लोग x का मान निकालना होता है, तो क्योंकि x/z तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि तीनों किसका टुकड़ा 243 का है ना, तो तीनों को फिर से ऐड करेंगे 243 आएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी के इक्वल में के, यानी x/2 बराबर के, तो हमारा x का वैल्यू निकालना होगा, 2 इधर इंटू में जाएगा,
डिवाइड में होगा तो x बराबर 2k होगा ना, तो यहाँ पे स्पेस कम था ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे घेर के ऐसे लिख दिए, यानी कि लंबवत हम लोग यहाँ पे आगे लिखते हैं x बराबर 2k, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं चूँकि बाई बटा आपका 3 था बराबर में k, और फिर इसीलिए लिखते हैं बाई बराबर 3k, क्योंकि 3 इधर इंटू में इधर आगे डिवाइड में, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि आप लिख देंगे बढ़िया से, ठीक है। बाई बराबर 3k और z बराबर 4k होगा, क्योंकि बाई बटे 3 बराबर k होगा ना, बाई बटे 3 बराबर k होगा, 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा इंटू में, यानी बाई बराबर 3 इंटू k होगा तो 3k हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से z बटे 4 है तो z बटे 4 बराबर में k, z बटे 4 बराबर में k है तो z बराबर कितना हो जाएगा 4k, इधर डिवाइड में इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, यानी हमको x का वैल्यू हमारा 2k हो गया, बाई का 3k और 4k, तो हम लोग को पता है अब, यानी कि x प्लस बाई प्लस जेड बराबर हमारा इतना है, और x के जगह पे कितना हम लोग रखेंगे 2k, और बाई की जगह पे कितना 3k, और z के जगह पे कितना 4k, तो वहाँ पे देख रहे हैं रखा हुआ है, डायरेक्टली हमने रख दिया। आप चाहे तो x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 243, और x की जगह पे वो ये, और बाई की जगह पे ये, जेड की जगह पे ये भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों मिलाकर हम लोग को 243 है, क्योंकि तीनों उसी का ही भाग है, यहाँ पे k जो है आपका सभी में, तो इसी को हम लोग x k माने हैं। और यहाँ पे देखिए 4 3 7 और 2 9 निकल जाएगा, ठीक है, मतलब दो सबको जोड़ेंगे तो 9 क्या आया यहाँ पे 243, 9 इधर इंटू में है, यानी इससे डिवाइड करेंगे तो 243 में, तो 9 दूनी 18 हो जाता है। जैसे देखिए 243 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 से लगाएंगे, ठीक है, 18, 24 में से 18 घटेगा तो आपका 6 बचेगा, 6 और 3 63, 9 7 63, यानी 27 आएगा, तो x k बराबर 27 आ गया। तो पहला भाग क्या होगा, k बराबर 27 आया तो 27 दूनी 54, यानी पहला भाग x माने थे तो पहला भाग बराबर x बराबर 2k है, तो 2 इंटू k भी लिख के उसके बाद बराबर में 2 गुना 27 कर सकते, बट यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया, क्योंकि x बराबर 2 और k के जहाँ पे 27, तो 27 दूनी 54। फिर आपका अगला भाग जो होगा वो दूसरा भाग होगा, दूसरा भाग लिखिएगा, और कितना था बाई, तो बाई बराबर कितना था 3k था, तो 27 दूनी 54, 27 दिया 81, यानी 3 गुना 27, तो 27 दिया 81 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला जो होगा तीसरा भाग ना, तो तीसरा भाग बराबर ये z बराबर 4k, और फिर हम लोग 4 और गुना 27 करेंगे तो 7 28 के 8, बाकी में 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब खजांची का मतलब जो बैंक में मैनेजर शायद होता होगा, ठीक है, ये हम कंफर्म नहीं है, बट वो एक बैंक में काम ही करता होगा कोई पोस्ट पर, तो एक खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 100 रुपये वाले नोट है। तो उसके पास कितना है, 100 रुपये वाले नोट है और 50 रुपये वाले, और वह 10 रुपये वाले नोट है, ठीक है, 3 टाइप से नोट है, और उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। अब चूंकि अनुपात है तो इसका अनुपाती गुणांक हम लोग x मानेंगे, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 रुपये वाला हो गया, ये 50 रुपये वाला हो गया, और ये 5x जो हो गया 10 रुपये वाले नोटों की संख्या हो गया, ठीक है। चूँकि ये क्रमशः संख्या देगा, क्रमशः का मतलब लगातार पहले 100 फिर 50 फिर 10 रुपये वाले, तो पहले 100 का पहले 2 होगा, फिर 2, फिर 50 का 3 होगा, और फिर 10 का 5 होगा। तो हम लोग x माने तो ऐसा होगा, तो नोटों की संख्या पता है, अब उसका जो मूल्य कितना होगा, जैसे कि 2x वाले कितना है, 100 को है नोट, 2x वाले मतलब ये संख्या है ना, 2x संख्या हो गया, और 100 रुपया है, तो ये टोटली गुना 100 करेंगे तो ये टोटल रुपया आएगा, 200x रुपया आएगा। जैसे कि मेरे पास अगर 5 नोट है 100 रुपये वाले, तो 100 से गुना करेंगे तो ये टोटल मूल्य आएगा 500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मानक गुणांक जो होगा अनुपातिक गुणांक वो x है, तो x है, तो 100 रुपया वाले नोटों की संख्या वो 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में, अनुपातिक तो हमने समझ लिया, ठीक है, अनुपात का मतलब तो 2x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 2x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे ऐसे लिखने से अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो 100 रुपये नोट वाले नोटों की संख्या 2x, और 50 रुपये वाला ये 3 है तो 3x, क्योंकि जो गुणांक था उसको हमने x माना था, और यहाँ पे 10 रुपये वाले का 5x हो गया। तो प्रश्न से बोल रहा है क्या कि और उनका जो कुल मूल्य है ना वो इतना रुपया है, ठीक है, इतना रुपये इसको देख लेते कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000
और ये लाख, 4 लाख रुपया, ठीक है ना, 4 ही लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और लाख, 4 लाख रुपया ना। तो टोटली मूल्य 4 लाख रुपया। अब सोचो 2x जो है हमारा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या है, तो इसका जो टोटली मूल्य होगा कितना होगा, 2x गुना 100 होगा, इतना रुपया यानी 201 रुपया होगा टोटली मूल्य। और इसका भी इससे इंटू करने पर ही टोटली मूल्य आएगा, 50 दिया 150 रुपया, ठीक है, और 50 दहों को मतलब 15 को 50 रुपया, और टोटल जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपया। तो यानी इक्वेशन बना लेंगे हम लोग इजीली, क्योंकि नोटों की संख्या दिया हुआ है, मूल्य भी पता हुआ है, 100 रुपये का नोटों की संख्या भी है, तो टोटली कितना रुपया तो पता ही होगा ना। तो यहाँ पे इजीली हम लोग बना पाएंगे। जैसे प्रश्न से 2x वाले 2x संख्या है हमारे पास और 100 रुपये वाले, तो 100 से गुना करेंगे तो ये टोटली मूल्य आ गया इस नोट का। जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल लिया। फिर 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना, 3x, तो 3x गुना 50, तो ये टोटली मूल्य होगा 50 रुपये वाला का। और ये 10 गुना आपका 5x ये संख्या नोटों का 10 रुपये वाले का, तो ये टोटली गुना करेंगे तो ये टोटली मूल्य होगा उसका। और ये टोटली जो हमारा कितना दिया हुआ, कुल मूल्य, यानी सबको ऐड करेंगे तो कुल मूल्य कितना है, 4 लाख रुपया। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल में लिख दिए। अब x का वैल्यू सिर्फ निकालना होती है, 200x हो जाएगा या 150x हो जाएगा, और इससे गुना करेंगे तो 50x हो जाएगा। और यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे तो 50, 150, 200, 200, 400x हो जाएगा, ठीक है। 400 इधर इंटू में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इधर इंटू में था, इधर है डिवाइड में हो गया, तो 2 शून्य से 2 शून्य तो पहले हम लोग काट दिए, बच गया ये 3 शून्य, और 4 से 4 भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 कुछ नहीं, तो 1 और 3 शून्य, यानी 1000 हमारा x बराबर 1000 रुपया, ठीक है। x बराबर 1000 मतलब कि x का वैल्यू वहाँ पे रखेंगे ना। जैसे 100 रुपये वाले नोटों की संख्या हमारे पास कितना था, 2x था, 2x नोटों की संख्या था, ठीक है ना, नोटों की संख्या ही था 2x, तो x के जगह पे 1000 आया, मतलब 2000 होगा उसके पास नोटों की संख्या 100 रुपये वाले, ठीक है। और 50 रुपये वाले था आपका 3x, तो 3x बराबर आप लोग लिखिए 3 गुना 1000, तो 3000 आ जाएगा। और 10 रुपये वाले था 5x, तो 5 गुना 1000 5000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं इंटू करके टोटली 40,000 आ जाएगा, क्योंकि 2000 नोटों की संख्या 100 रुपये वाले है, दोनों में गुना करेंगे तो ये टोटल मूल्य इस रुपया का, मतलब 100 रुपये वाला जितना भी है उसका जो भी मूल्य है इसका टोटली आ जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो ये टोटली मूल्य आ जाएगा जो भी है, और इसका गुना करेंगे और सभी को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4 लाख। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ पे हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए किसी लोहे और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल 240 ग्राम है। तो तांबा, लोहे और तांबा दोनों, ठीक है, दोनों के टुकड़ों का भार हमारा दिया हुआ है 240 ग्राम, ठीक है। ये काम आएगा आगे। तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन से 3 गुना है, ठीक है। तो जब लोहे के टुकड़े के आयतन से अगर 3 गुना तांबे का, तो लोहा को अगर हम लोग x मान लेंगे, चूंकि यहाँ पे x मानना ही पड़ेगा, तो तांबा का ऑटोमेटिकली हमारा निकल जाएगा 3x। और जो क्योंकि घन बोल रहा है ना, सॉरी आयतन बोल रहा है, आयतन क्यूब में होता है, तो यहाँ पे क्यूब में होगा। यहाँ पे देखिए 1 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को भी सेंटीमीटर क्यूब मानेंगे, या फिर हिंदी में लिखेंगे घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम लोग जब मान लेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ, यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का जो वजन द्रव्यमान है, यानी उसमें जो क्वांटिटी है, यानी जो भी वो भार है, एक्चुअली यही बोलेंगे हम लोग। वैसे भार द्रव्यमान कुछ अलग होते हैं, बट अभी हम लोग वही समझेंगे, ठीक है। तो 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का द्रव्यमान 7.4 ग्राम है, तथा उतने ही तांबा के टुकड़े का द्रव्यमान, मतलब 1 ही घन सेंटीमीटर टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो 8.8 ग्राम है। तो हमारा 1 घन सेंटीमीटर टुकड़ा जो भी है, तांबा और लोहा दोनों का वजन दिया हुआ है, तो हम लोग का इजीली यहाँ पे बनेगा। जैसे देखिए प्रत्येक टुकड़े का आयतन पूछ रहा है, तो हम लोग आयतन मान लेंगे कि माना लोहे का टुकड़े का आयतन अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है आयतन, तो क्यूब में मानेंगे, और तांबे का आयतन 3 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आपका 3 गुना है, तो 3 गुना हो गया। अब टोटली वजन जब आपका ये दिया हुआ है और हमको लोहे के टुकड़े का आयतन पता है x, और यहाँ पे 3x, और 1 घन सेंटीमीटर का जो वजन है वो दिया हुआ 7.6 ग्राम। हमारा जो टोटल लोहा का टुकड़ा का आयतन है वो कितना है, x सेंटीमीटर क्यूब।
तो अब जब 1 घन सेंटीमीटर क्यूब टुकड़े का वजन से 7.6 ग्राम है, तो ये टोटली हमारा जो टुकड़े का आयतन है वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो टोटली लोहा का वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इससे गुना होकर, जैसे कि जो भी आयतन का मतलब हुआ जो भी उसका वॉल्यूम है, यानी जो भी है ना, उस जो भी जगह छेक रहा है उसके अंदर जितना भी सब कुछ है, ठीक है, वो तो 1 घन सेंटीमीटर का जब वजन दिया होगा, तो सपोज 1 घन सेंटीमीटर का हमारा जो वजन दिया वो 7.6 है, और वो टोटली जो है उसका आयतन 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वजन 5 से गुना करेंगे तो टोटली वो वजन आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.6 है, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब उसका टोटल घन है। मतलब कि टोटल उसका 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े है, यदि लोहा का मतलब टोटल 5 सेंटीमीटर घन टुकड़ा है, ठीक है, तो उसका जो वजन होगा कितना होगा, 7.6 गुना 5 करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जो भी आयतन है ना, जो भी उसमें द्रव्यमान अंदर में है यानी बाहर जो भी सब कुछ है वो कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है। लोहे के टुकड़े का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 घन सेंटीमीटर क्यूब का हमारा वजन दिया हुआ 7.6, तो जो टोटल होगा अर्थात अब लोहे का टुकड़े का जो कुल भार होगा x गुना 7.6, और इसमें गुना करेंगे तो ये तो 7.6 होगा, ग्राम होगा, ठीक है, यहाँ पे g लगा देंगे, ये ग्राम होगा, यहाँ पे हम लोग g लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लोहे के टुकड़े का भार, टोटल इतना ग्राम हो गया। अब देखिए तांबा का जो कुल आयतन है, टुकड़े का जो कुल आयतन है वो 3x, क्योंकि उससे 3 गुना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी 1 घन सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा वजन है वो ना, एक टुकड़ा है तो उसका वजन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का जो द्रव्यमान है ना, वो तांबा, अगर वही बोल रहा था ना कि तथा उतने ही तांबा होगा, इतना ही तांबा है, उसका वजन 1.8 ग्राम है, तो उतना तांबा, टोटल हमारा इतना है तांबा, यानी तांबे के टुकड़े का जो टोटल आयतन है ना वो इतना है 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 का दिया हुआ है, 3 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ से इंटू होगा, तो टोटली उसका वजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वजन हमारा टोटली वहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तांबे का तो 3x है, 3x और इंटू में आपका 8.8 होगा, तो जो भी इंटू होकर आएगा ना, तो यहाँ पे इंटू कर लीजिएगा, वैसे 88 जो आएगा 264, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव, x है तो x रहेगा, इतना ग्राम होगा, ठीक है। अब ये टोटल वजन आ गया तांबा का, ये टोटल वजन आ गया लोहा का, हमारा टोटल वजन दिया हुआ है ना, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा इतना आएगा वजन 240 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी लोहे और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल जो है उतना है, पूरा टोटल लोहा का भार इतना है और तांबा का इतना, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा ना, ये इक्वेशन बनेगा, x का वैल्यू निकलेगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे प्रश्न से जो बोल रहा है, इसका जो लोहा का वजन है और तांबा का वजन है उसका योगफल 240 है, तो यहाँ पे 240 होगा, और सिंपली दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, सिंपली देखिए इसको दशमलव वाले 6.4 है, एक्स को अभी साइड में रखते हैं, और 7.6 है, 6 10 के 0 और बाकियात में 1, 7 13 1 14, बाकियात में 1 2 1 3, और दशमलव के 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता नहीं, सिर्फ 34 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आया, और 240 34 ही सिर्फ है ये, और 0 का वैल्यू नहीं, 34 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 34 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही आएगा, ऐसे हमने छोटा करके देखा, यहाँ पे 2 से इसको काटा, 2 से इसको काटा, 1020 और 17 दूनी 34। अब यहाँ पे देखिए 17 से आप गुना कीजिएगा तो आपका ये मतलब 17 और 1020 में करिएगा तो आपका 60 आ जाएगा, और उसी प्रकार से आपका जो है चूँकि x बराबर 60, अतः लोहे के टुकड़े की आयतन जो होगा वो 60 सेंटीमीटर क्यूब होगा टोटली, यानी 60 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और लोहे से 3 गुना था तांबा, तो तांबा का क्षेत्रफल 18 अर्थात 100 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो उम्मीद करते इतना आपका क्लियर हो गया होगा वैसे, ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया होगा, और वीडियो के पे एंड करेंगे, और इसका एक पार्ट और बनेगा, उसमें ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।